नमस्कार, मैं आशुतोष जन्ना में आज बात करेंगे टीम अन्ना के नए धर्म संकट की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने वाले बाबा रामदेव को लेकर टीम अन्ना में गहरे मतभेद उभर आए हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने जहां मोदी पर हमला कर रामदेव पर निशाना साधा, तो किरण बेदी और कुमार विश्वास रामदेव के पक्ष में एक तरीके से कहीं खड़े नजर आए। अन्ना ने अब तक साफ नहीं किया है कि आगे का रास्ता वो बाबा के साथ तय करेंगे या नहीं, लेकिन कल उन्होंने कहा था उन्हें इस कीचड़ में मत खसीड़ो, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनकी कहीं ना कहीं स्पष्ट बयानी अभी तक जो नहीं आई है, और टीम अन्ना के सदस्यों की अलग अलग राय ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एजेंडा में आज इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी से गलबहियां करने वाले रामदेव को लेकर क्या टीम अन्ना में वाकई मतभेद है या सिर्फ अभी बात साफ नहीं है। यही आज का एजेंडा। जिनके काम से गुजरात गौरवान्वित है और जिनका नाम लेने मात्र से भारतीय राजनीति में भूचाल पैदा हो जाता है। गुजरात दंगों में भूमिका को लेकर कटघरे में खड़े नरेंद्र मोदी को रामदेव ने जैसे ही सन बताया, दिल्ली के जंतर मंतर पर भूचाल आ गया। रामदेव और मोदी की मुलाकात ने टीम अन्ना को नई मुश्किल में डाल दिया। सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी का गुणगान करने वाले रामदेव के साथ अन्ना खड़े होंगे। टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल की तरफ से कड़ा जवाब आया। वहाँ भ्रष्टाचार न केवल हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को ढकने में और उसको भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में भी लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो साठगांठ ठीक नहीं है। केजरीवाल के मुताबिक मोदी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। संजय मोदी ने मोदी को मानवता का दुश्मन करार दिया था, लेकिन किरण बेदी ने पहले तो दम साध लिया और जब बोली तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रामदेव की पैरवी करती नजर आई। टीम अन्ना के एक और सदस्य कुमार विश्वास और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मोदी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं। कि जहाँ करप्शन का लक्ष्य है, हम दोनों का एक है। वो किसको मिले, किसको ना मिले, किसको क्या कहें, किसको ना कहें, ये उनका निजी मामला है। हद हो गई। हम करप्शन पर वो ब्लैक मनी के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, हम बड़ी बुलंद आवाज उठा रहे हैं लोकपाल बिल के लिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? स्वामी रामदेव जी लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है कि वो किससे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी भारत के एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने पर किसी को बहुत अधिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रामदेव के मुद्दे पर टीम अन्ना में मतभेद नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों बाबा रामदेव टीम अन्ना की मजबूरी बने हुए हैं। अन्ना की चुप्पी से ये रहस्य और गहराता जा रहा है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। हमारा एजेंडा साफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले अन्ना हजारे को रामदेव के मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। बात करने के हमारे साथ हैं दिल्ली से टीम अन्ना के सदस्य संजय सिंह, जिन्होंने कल कहा था कि नरेंद्र मोदी मानवता के हत्यारे हैं। उधर चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं रामदेव के समर्थक और टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य देवेंद्र शर्मा, और अहमदाबाद से हमारे साथ है बीजेपी नेता यतीन ओझा। आप लोगों का स्वागत है। संजय सिंह, आज जिस तरीके से किरण बेदी और आपके साथी कुमार विश्वास ने स्टेटमेंट दिया कि ये बाबा रामदेव का अपना निजी मामला है, वो देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने में किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा ऐसे आदमी से साठगांठ नहीं हो सकती। न केवल वो सांप्रदायिक हैं बल्कि भ्रष्टाचार का संरक्षण भी दे रहे हैं। क्या आप आज भी उसी बयान पर कायम हैं जो आपने कल दिया था कि वो मानवता के हत्यारे हैं? देखिए आशुतोष जी, मेरा साफ मानना है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति 1984 की घटना को, 2002 की घटना को, मुंबई की आतंकवादी घटना को जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको सही नहीं ठहरा सकता। तो जो बात मैंने कहा था वो इनके खुद के प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के प्रधानमंत्री थे, वो गुजरात दंगों के बाद वहां दौरा करने गए थे, उन्होंने बयान दिया था कि राजधर्म का पालन नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाबा रामदेव जी के साथ हम लोग थे, हैं और आगे भी रहेंगे। काले धन के सवाल पे उनकी लड़ाई के हम साथ हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी नरेंद्र मोदी जी से जिस कार्यक्रम में मिलने गए, जैन समाज का वो कार्यक्रम था, वो उनसे पूछा जाना चाहिए। उस पे मेरे तरफ से कोई बयान देना उचित नहीं होगा। बट लेकिन संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि टीम के अंदर इस मसले को लेकर गंभीर मतभेद हैं? आपकी राय, अरविंद केजरीवाल की राय बिल्कुल स्पष्ट है, किरण बेदी और साथ ही साथ अगर कहें कुमार विश्वास, इनकी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जब बार बार किरण बेदी से सवाल पूछा गया तो वो झल्ला गई। क्या गहरे मतभेद हैं या नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई में हम लोग साथ हैं, इस पे उन्होंने रखा दोनों लोगों ने। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बाबा रामदेव जी से हमारा कोई मतभेद नहीं है, काले धन के सवाल पे और जन लोकपाल के सवाल पे, और ये बात हमने कल भी कही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने अपने राज्य में लोकायुक्त तक नहीं बनाया। सीएजी की जो रिपोर्ट आई है वो सरकार के भ्रष्टाचार की व्याख्या करती है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है मोदी जी की सरकार में। आप विकास क्या सिर्फ रिलायंस, टाटा नैनो और बिरला के लिए कर रहे हैं या देश के आम आदमी के लिए विकास कर रहे हैं? जो गुजरात की जमीनी हकीकत है आशुतोष जी, उसके मुताबिक कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां के लोगों की दुश्वारियां हैं, उनकी तकलीफें हैं। उनके एक मंत्री, तीन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें से एक मंत्री तो ऐसे हैं जिन पे हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है, लेकिन उस पे नरेंद्र मोदी जी की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है मुकदमा चलाने की, जांच करने की। संजय जी, बट लेकिन ये मसला इतना आसान नहीं। ये मसला किसी आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर है कि आप विचारधारा के स्तर पर कहां खड़े हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ खड़े हैं? क्या आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं? और जब आपका आंदोलन इस बात को लेकर खड़ा होता है कि भाई हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है क्योंकि सब में गड़बड़ी है, इसलिए एक राजनीतिक विकल्प देने की बात करते हैं। ऐसे में एक सज्जन है बाबा रामदेव, जो न केवल गुजरात जाते हैं बल्कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के मसले पर क्लीन चिट देने की बात करते हैं, उनको संत की उपाधि से प्रेरित करते हैं। और उनके साथ अगर आप आंदोलन में खड़े रहेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके समर्थकों के बीच में और आंदोलन को लेकर एक दुविधा और भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जो ठीक नहीं है? और ये कहीं ना कहीं मौका आएगा कि कहीं ना लोग आपको भी मौका परस्त कहेंगे। देखिए आशुतोष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं जी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मजबूत लोकायुक्त का कानून गुजरात में बनाया? अगर ये सवाल है तो उन्होंने नहीं बनाया। क्या उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं? अगर ये सवाल है तो हां, आरोप है। क्या उन्होंने अपने एक मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद परमिशन दिया जांच की? तो नहीं दिया। तो ये सारे तथ्य और प्रमाण हैं, इसको मुझे लगता है कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बट देवेंद्र शर्मा जी, क्या आपकी नजर में बाबा रामदेव का नरेंद्र मोदी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने को आप बिल्कुल गलत नहीं मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दों के बावजूद भी बाबा रामदेव का नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को क्लीन चिट देना क्या सही है? जबकि 4 दिन पहले पुरुषोत्तम सोलंकी के मसले पर 400 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा कि इनके प्रोसिक्यूशन की जो है परमिशन देनी चाहिए, राज्य सरकार ने नहीं दी, अंत में गवर्नर को देनी पड़ी। ऐसे में क्लीन चिट देना क्या कोई राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा नहीं करता है? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले तो जो आप पहले सवाल जो पूछ रहे थे मेरे से नहीं, अपने बाकी उससे, कि भाई टीम अन्ना में जो विरोधाभास नजर आता है वो इसलिए आपको नजर आता है क्योंकि टीम अन्ना एक बड़ा यूनिक सा ग्रुप है। अलग अलग एरियाज के लोग, डाइवर्सिटी जो है वो इकट्ठी हुई है और अपनी अपनी स्ट्रेंथ से लोग उसमें आते हैं। और कोई हमारे यहाँ जैसा हाईकमांड जैसा कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए हर एक का अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। तो इसलिए बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही सुलझा हुआ ग्रुप है टीम अन्ना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस बात को, जबकि ये बहुत दिनों से चल रहा है कि भाई अन्ना और बाबा रामदेव दोनों जो है एक ही तरफ की जो लड़ाई है, एक ही लड़ाई मोर्चे पर डटे हुए हैं और इनको साथ चलना है। आपको मालूम होगा पहले भी कुछ दिन पहले ये बातें उठी थी, जब बाबा रामदेव मिलने गए शरद पवार से, नितिन गडकरी से और बाकी सब लीडर से मिले, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर ऑलरेडी वो आरोप हैं। लेकिन क्यों गए थे बाबा रामदेव? वो इसलिए गए थे क्योंकि एक जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करने का जो चार्ज लगता है हम पर सब जगह कि आप उनकी कदर नहीं करते, जब उनकी कदर करने जाते हैं तब लोग उस पर इशारा करते हैं, जब ना करने जाओ तब भी इशारा करते हैं। तो ये तो कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन देवेंद्र जी, है मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा जो इशू है जिसको हम बड़ा बना रहे हैं ताकि दोनों खेमे जो है वो अलग बंटे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बट लेकिन देवेंद्र जी, अन्ना जी का जवाब बहुत स्पष्ट था और वो बड़ा स्पष्ट था कि देखिए हमें इस बात पे मत घसीटिए, हमको डिवाइड मत करिए। नहीं, बट देवेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर पिछली बार जब बाबा रामदेव गए थे लोगों से तो मिले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो ब्लैक मनी के मसले पर लोगों का समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं, वो किसी को क्लीन चिट देने नहीं जा रहे हैं। बाबा रामदेव का नरेंद्र मोदी की सरकार को भ्रष्टाचार के मसले पर क्लीन चिट देने की बात, यह कहीं ना कहीं लोगों को अखरेगी क्योंकि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में है। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों तो क्लीन चिट देने का काम इन्वेस्टिगेशन के पहले करना यह गलत है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलती की यह भ्रष्टाचार के मसले क्लीन चिट देकर?
देखिए ये डिबेट और भी जगह उठी है कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ नरेंद्र मोदी के जो ऊपर उन्होंने क्लीन चिट कही है, या प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि आप इशारा मत करो, या वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि उनकी तरफ भी आप पॉइंट मत करिए फिंगर। ये अपनी अपनी परसेप्शंस हैं जिसको हम ज्यादा उसमें से आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड दैट इनटू दैट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का जो फोकस है, अन्ना जी का भी और बाबा रामदेव जी का भी, वो एक तरफ है कि हमने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। देवेंद्र जी माफ करें, मैं आपको बीच में टोका। मेरा सवाल यह है कि बाबा रामदेव का नरेंद्र मोदी की सरकार को भ्रष्टाचार के मसले पर क्लीन चिट देने का फैसला गलत है या सही है, जबकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लॉन्च कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, चलाने का दावा करते हैं। क्या वो बयान उनका सही है या गलत? में सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा, जब हम पिछले साल सलमान खुर्शीद के माध्यम से बात कर रहे थे सरकार से, आज उसी सलमान खुर्शीद को कटघरे में खड़ा किया हुआ हमने, तो क्या हमारी वो स्टेप गलत थी? नहीं, बात करने का मतलब नहीं है, क्लीन चिट देने का मसला है। आप अन्ना हजारे ने सलमान खुर्शीद को क्लीन चिट नहीं दी, बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी की सरकार को क्लीन चिट देने का मसला किया। क्या ये सही है गलत? में इतनी बात जानना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा अन्ना जी ने भी कहा था कि जो अपने नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया है, उनको प्रेज भी की थी, तब भी एक बवाल खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी हमने नरेंद्र मोदी को लेकर सारी डिबेट को कंट्री में पोलराइज किया हुआ है। वो उससे निकलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो आज स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और उनसे डायलॉग तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो इस बात से डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जो बड़ी मुहिम है वो चलनी चाहिए। जैसे मुझे आपको एक और बात याद दिला दूं, स्वामी रामदेव ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि पहले हम बड़े चोर को पकड़ लें, बाकियों को हम बाद में निपट लेंगे। तो वो भी आपको एक मैसेज लेना चाहिए कि भाई ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका क्या मतलब होता है, ये क्यों ये बात पे कहा जा रहा है, और जब हम बड़े उस पे उद्देश्य से लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि डिबेट का कोई मतलब रह नहीं जाता। चलिए, जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन यतीन ओझा जी, सवाल इस बात को लेकर, जब शाहिद सिद्दीकी नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं तो उनको पार्टी से निकालने का काम किया जाता है। जब पिछले दिनों विजय दाड़ा ने जब उनकी तारीफ की बाबा रामदेव के साथ उसी मंच पर, तो उनको शोकॉज नोटिस दे दिया जाता। इसके पहले वस्तानवी ने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा तो उनको जो है वो उनको भी बाहर होना पड़ा वाइस चांसलर पद से। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के होने की वजह से ही राजनीति में किसी को अछूत या अनटचेबल बना देना चाहिए? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है या आपको लगता है कि ये गलत है? मैं आपको एक बात बता दूं जी, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, माइनॉरिटी वोट बैंक को खुश करने का ये जो सुडो सेक्युलरिज्म है, बनावटी जिसे बिन सांप्रदायिकता कहते हैं, वो आज एक फैशन हो गई है। नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही डिबेट शुरू हो जाना, इनका 11 साल से जो एक रची हुई साजिश है इनके पीछे, इनके खिलाफ, उसको इसके फलस्वरूप ये सारी जो चर्चाएं होती है जी, वो एब्सोल्युटली मलेशियस है। अभी किसी ने कहा कि गुजरात में कई गांवों में पानी नहीं है। मैं हैरान हूं। मैं जेंटलमैन को रिक्वेस्ट करूंगा, आप गुजरात आइए और दिखाइए कि इस एक गांव में पीने के पानी की समस्या है। अभी सूखा चल रहा है, फिर भी आके देखिए। गुजरात का विकास सिर्फ टाटा या अंबानी से नहीं है, या तो एसआर से नहीं है। गुजरात का अंतरूनी गांव मोटरेबल रोड से जुड़ा हुआ है जी। गुजरात का अंतरूनी गांव में 24 घंटे बिजली। यतीन ओझा जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि गुजरात के अंदर किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नरेंद्र मोदी दे रहे हैं? क्या ये बात सच है? अगर ये सच है तो लोग बिल्कुल। देखो, मैं आशुतोष जी आपको एक बात बताऊं जी, कि नरेंद्र मोदी जी के जो आलोचना करने वाले लोग हैं, इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। नहीं, एक तो साजिश रचे हुए। मैं आलोचना की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूं क्या भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का उनका दावा सही है या नहीं? मैं वही कह रहा हूं जी। और एक ग्रुप ऐसा है जो ऑब्जेक्टिवली इनका क्रिटिसिज्म करते हैं, इनकी आलोचना, चाहे वो सही है गलत है मैं उसमें नहीं जाता, पर ऑब्जेक्टिवली इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं। वो जो लोग ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी जी की करते हैं, चाहे 2002 के लिए हो या किसी और मुद्दे पर हो, वो लोग भी नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल प्रामाणिक सरकार है। हाँ। मोदी जी वॉचडॉग बैठे हुए हैं, किसी को बख्शना नहीं चाहते जो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं,
और यतीन जी डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं सारे। चलिए मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि वो वॉचडॉग है, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल करना चाहता हूं। आपको हिंदुस्तान की जुडिशरी पर आपको भरोसा है या नहीं है? मुझसे ज्यादा किसी को होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और आप किस सवाल पे आ रहे हैं ये नहीं, आपको बता दूं। आपको भरोसा है? अगर आपको भरोसा है, आप पुरुषोत्तम सोलंकी जी के सवाल पे आ रहे हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी के मसले पर वहां की हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर वहां की सरकार उनके प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे, और अगर नहीं देती है तो उसके 1 महीने के बाद गवर्नर साहब परमिशन देंगी। 3 महीने तक भ्रष्टाचार के 400 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में उनके खिलाफ परमिशन नहीं दी गई। क्या यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? या मुझे पता नहीं क्यों आज तक सरकार ने ऑफिशियल रूप से इसका खुलासा क्यों नहीं किया। जिस जजमेंट में ये लिखा गया, खंडपीठ के जजमेंट में, वो जजमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हुए है और उसकी सुनवाई 13 तारीख को हो। आप वकील हैं, आप बड़े वरिष्ठ वकील हैं। हायर कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट, चैलेंज से थोड़ी ओरिजिनल जजमेंट जिसमें कहा गया था। ओझा जी आप वरिष्ठ वकील हैं, पेंडिंग है। आप गुजरात के वरिष्ठ वकील हैं। मेरा कहना है कि हाईकोर्ट पेंडिंग से कुछ नहीं होता, जजमेंट को रिवर्स करता है, जी संजय जी, आप कुछ बातल करता है, तो क्या असर होगी? नहीं, ओझा जी सवाल इस बात को लेकर कि ऐसा क्यों होता है कि गुजरात हाईकोर्ट को इस पूरे मसले पर इंटरवीन करना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने परमिशन नहीं दी, आप दीजिए। यह तो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हमारी सरकार के अंदर एक भ्रष्टाचारी मंत्री है, हम उसके खिलाफ आरोप लगे हैं, हम जांच के आदेश देते हैं। क्यों नहीं करते वो? आशुतोष जी आप दोबारा वो जजमेंट पढ़ लीजिए, जिस ओरिजिनल जजमेंट, ये लेटेस्ट जजमेंट नहीं जिसमें प्रोसिक्यूशन कहा गया है, वो जजमेंट में साफ लिखा है डाउट क्रिएट हुआ है। और मेरी एक बात सुनिए, पुरुषोत्तम सोलंकी जी राज कक्षा के प्रधान हैं, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। आप माफ करिएगा ओझा जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लेवल पे हुआ है संजय जी, जो मैंने कहा, क्या वो सवाल गलत है? संजय जी, इसमें न तो कैबिनेट मिनिस्टर की कहीं साइन है, न तो पुरुषोत्तम। संजय जी, जो बात सवाल मैंने उठाया, क्या वो सवाल सही है? नहीं, मुझे लगता है कि गलत तरीके से चीजों की व्याख्या की जा रही है जी। अगर आपको एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 3 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन के लिए ऑर्डर करने का, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज करने मात्र से उस ऑर्डर पे स्टे थोड़ी हो गया। वो ऑर्डर तो स्टैंड कर रहा है। नहीं, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है। 1 मिनट में आपको बता दूं, वो ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि आप ये ऑर्डर जिस जजमेंट से हुआ, ये ओरिजिनल ऑर्डर जो था जिसके आधार पर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं कि नहीं है? बिल्कुल। और अगर नरेंद्र मोदी जी से इतनी ज्यादा उन्होंने अच्छे ढंग से वहां पे प्रशासन चला रखा है, उनकी पार्टी के लोग खुद उनके विरोध में खड़े हैं गुजरात के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो ये कहना कि सिर्फ आप वहां पर विकास के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दें और उसके नाम पर वहां पर लोकायुक्त ना बने, सीएजी की रिपोर्ट आपके खिलाफ आए उसको आप ना माने, आपके मंत्री के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर करे उसको आप ना माने, और एक ये संकेत दें कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का लक्षण नहीं है कहीं से भी। बिल्कुल। देवेंद्र शर्मा जी, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि क्या ऐसी बात होती है कि हाईकोर्ट को के आदेश को भी नहीं माना जाता? क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गलती की वहां पर? देखिए, मेरे साथी संजय जी का गुस्सा जो है वो अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है जी। और ये सिर्फ गुजरात की सरकार नहीं, बाकी सरकारें कौन सी कम दोषी हैं। आप किसी प्रदेश की सरकार में उठा के देख लीजिए, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कहां जाते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही नहीं पता कि उनके जो कॉन्टेम्प्ट डिसीजन होते हैं, जो कॉन्टेम्प्ट भी करते हैं, उसका भी कुछ होता है कि नहीं होता है। ये कई बार कहा उन्होंने खुद ही अपने उसमें, कोई तरीका ही नहीं है। पर मैं इससे बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि आप ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो ये सारा 2G स्कैम और ये सारा कुछ होना शुरू हुआ
था उसको अब कांग्रेस पार्टी ओन करती है, लेकिन जो इतने सालों से सरकार चली आ रही है वो तो हमें बिल्कुल भ्रष्टाचार से बल्कि उसको प्रोटेक्शन जो दे रही है जिस तरीके से, उसके खिलाफ जो मुहिम देश में खड़ी है और उसको हमें चाहिए इसमें सबको मिलकर उसके खिलाफ लड़ा जाए, ना कि हम अपने आप को फिर बांट लें छोटे छोटे इश्यूज में। मुझे लगता है कि ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स उसके दायरे के अंदर आएंगी और मैं तो हर जगह कहता हूं कि जिस तरीके का विकास आज हो रहा है देश में, तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर तो आज प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं और ये बात हम सब जानते हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बड़ा मुद्दा है हमारा उसको हम कहीं नजरअंदाज करें। चलिए बड़ा मुद्दा, मैं एक बार फिर बड़ा मुद्दा आता हूं, मैं एक बार फिर बड़े मुद्दे पर आता हूं। संजय सिंह आपसे आखिरी सवाल, संजय सिंह मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से मुलाकात के मसले में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, अन्ना हजारे को खुलकर उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि भ्रम खत्म हो और आंदोलन की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो मजबूत हो, उस पर किसी तरीके कंफ्यूजन नजर ना आए। क्या आपको नहीं लगता है अन्ना हजारे करना चाहिए बात? देखिए आशुतोष जी, मैं समझता हूं कि अगर मैंने ये बयान ये दिया होता कि टप्पल में किसानों की हत्या कराना मायावती की सरकार के द्वारा मानवता की हत्या थी, अगर मैं ये बयान देता कि नंदीग्राम और सिंगूर में जो कुछ भी उस समय तत्कालीन सीपीएम की सरकार ने किया वो मानवता की हत्या थी, तो शायद इतना बखेड़ा न खड़ा होता। मेरा कहने का मतलब है मुल्क के अंदर जो भी सरकारें चलें वो संवेदनशील हों, जनता के मुद्दों को, जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून बनाएं। लेकिन सरकार वैसे करती नहीं है तो उससे आक्रोश और गुस्सा भड़कता है लोगों में। और नरेंद्र मोदी जी का जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी अपने प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत लोकायुक्त बनाने का चाहे सवाल रहा हो, चाहे उनके सरकार के खिलाफ जो सीएजी के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट्स हैं और जिस तरीके से वो अपने मंत्रियों को संरक्षण देते हैं, ये कहीं से ये संकेत नहीं देता कि वो एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चला रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर। बट अन्ना हजारे को स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना? संजय, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे, हर मुद्दे पे अन्ना हजारे जी बोले ये जरूरी नहीं है। अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून के लिए और मंत्रियों के खिलाफ एसआईटी की लड़ाई जो है, हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है और पूरी मजबूती के साथ हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरी तरह से हमारा ध्यान उस लड़ाई पे केंद्रित है। चलिए संजय जी, जो बात आप करें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस पूरे मसले को समझते हैं और असल मसला इस बात को लेकर है कि अगर आंदोलन के अंदर उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर कहीं कोई सवाल खड़ा होता है तो उस पर उस आंदोलन के सबसे बड़े मुखिया को स्पष्ट रूप से सामने आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के मसले पर जिस तरीके से रामदेव ने क्लीन चिट देने की बात की है, क्या वो बात सही है? अगर वो बात सही है तो क्या अन्ना हजारे का बाबा रामदेव के साथ खड़े होना क्या उचित है और क्या भ्रष्टाचार की मुहिम में उनको साथ लेकर चलना सही है या नहीं? ये बड़ा सवाल है। इस आने वाले सवाल पर आने वाले दिनों में और चर्चा होगी और इसी के आधार पर तय होगा कि आंदोलन की भूमिका और उसकी विचारधारा आगे कितना बढ़ी और कितनी नहीं बढ़ पाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे हमारे दर्शकों की राय क्या है।